कक्षा में संधियां पढ़ेंगे। संधि का मतलब होता है जोड़ना या जुड़ना। हिंदी में भी संधियां आप लोगों ने पढ़ी होंगी, और चूंकि हम लोग सब लोग जानते हैं कि संस्कृत से हिंदी बनी है, तो मैं आज संधियां पढ़ाऊंगी और वो भी संस्कृत के माध्यम से। तो संधि पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले माहेश्वर सूत्रों के बारे में जानना होगा। माहेश्वर सूत्र काफ़ी लोग जानते भी हैं, और जैसा कि पहले भी पढ़ा है आप लोगों ने कि जैसे हिंदी में वर्णमाला में होते हैं शब्द, वैसे ही माहेश्वर सूत्र में होते हैं। ऐसा माना जाता है कि बहुत पहले संस्कृत पढ़ने में बहुत दुरूह थी, बहुत कठिन थी, आसानी से नहीं याद होती थी, सूत्र नहीं रटते बनते थे, उसके रूप नहीं रटते थे। तो इसके लिए महर्षि पाणिनि जो हुए, उन्होंने संस्कृत को एक सूत्रों में बांध दिया, जिसको कि जैसे साइंस की भाषा में समीकरण। तो इस तरह से सूत्रों में उसको जोड़ करके बना करके किताब बनाई, जिसका नाम अष्टाध्यायी है। तो उसके माध्यम से वो सारी संस्कृत जो है उनके 8 अध्यायों में सिमट के इकट्ठी हो गई। तो वो जो उन्होंने सूत्र बनाए, तो उन्होंने उसका ऐसा लोग मानते हैं कि वो बहुत उन्होंने मेहनत की, बहुत तपस्या की, तो भगवान शिव उनसे प्रसन्न होकर के उनको दर्शन दिया और अपना डमरू बजाया। तो उनके डमरू से जो ध्वनि आई वो माहेश्वर सूत्रों का रूप लेकर के बनी। तो वो जो माहेश्वर सूत्र हैं वो उन्हीं के विषय में सबसे पहले चर्चा करेंगे संधि पढ़ाने से पहले। तो माहेश्वर सूत्र 14 होते हैं, जिनको इस तरह से लिखा जाएगा, देख लीजिए। 1 अ ई उड़, 2 री ऋक, 3 ए ओम, 4 आई औच, 5 यहाँ पर है हा या वा रा टा। फिर 6 है ल और अणा, है और लड़। फिर 7 य म ङ ड़ न और म। 8वां नंबर है झ भा और इया। 6 भाई 9 घ धा धा श, घट धश। फिर 10वां ज ब ग डा ड और श, जब गट दश। फिर 11 ख फ छ था था च ट त व, खफ छठत चटतौ। फिर 12वां क प या, कपय। फिर 13वां स श स और रा, स सर। और 14वां है हल। ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं जो कि महर्षि पाणिनि ने बताए, जिनके अंतर्गत पूरा संस्कृत व्याकरण छिपा हुआ है। तो इनका प्रयोग कैसे करना है, तो प्रयोग के लिए बताया है जैसे कि आ
और अड़ा लिख देंगे, आ और अड़ा बना देंगे, तो मतलब हो गया आ ई उ। मतलब ये अंतिम वर्ण जो है ये इनकी गणना सिर्फ प्रत्याहार बनाने के काम आती है। तो इस तरह से ऊपर से नीचे तक प्रत्याहार बनाए जाते हैं और इसी तरह से सारी संधियां आदि सब इसमें प्रत्याहारों से सीखने में आसानी होती है, हमें जल्दी समझ में आ जाता है। जैसे कि आ लिया यहाँ का और ये है चा, आ और चा मिलकर के आ और चा मिलकर के बोल देते हैं अच। अच का मतलब होगा आ ई उ री री ए ओ ए औ, मतलब सारे स्वर। तो जब भी अच की बात होती है तो अच का मतलब होता है स्वर। और यदि यहां से हा ले और इस ला को मिला करके हल बोले तो हल का मतलब हो गया सारे व्यंजन। तो जो व्यंजन संधियां होती है उन्हें हलंत संधि भी, हल संधि भी बोलते हैं और दूसरी संधियों को अजंत संधि भी बोलते हैं। इस तरह से मतलब इतना हमें बोलने की जरूरत नहीं है कि आ ई उ री री ए ओ ए औ मिलकर के ये सारे, हमें सीधे अच बोलना है। और जो समझदार है जिसने पढ़ा है माहेश्वर सूत्र तो उसे मालूम हो गया कि अच का मतलब ये सारे स्वर आ गए, या अड़ का मतलब आ ई उ है, या अक आ और का मिलाकर के बोल दिया अक। आपने देखा होगा अका सवर्ण दीर्घा संधि है तो अक है तो अक में आ गया आ ई उ री और री, ये इतने स्वर आ गए। तो हमें ये कहने की जरूरत नहीं है कि आ ई उ री री ये हो, हमें सीधे अक बोलना है। तो ये शॉर्टकट है माहेश्वर सूत्रों के माध्यम से व्याकरण को समझना। तो इसके लिए प्रैक्टिस और भी अच्छी कर लेनी चाहिए। जैसे ये जा है और शा मिलाकर जश जश बोल दिया, या शा और रा शर बोल दिया। इस तरह से जैसे कि घश भी बोल सकते हैं, घा और शा। इस तरह से प्रत्याहार बना दिए जाते हैं और इनका कभी कभी कंपैरेटिव तुलनात्मक जो कंपटीशन के होते हैं प्रश्न उनमें भी इस तरह से आ जाता है कि अच क्या है। तो अच के अंतर्गत आपको बताना होता है कि कौन कौन से स्वर होते हैं। लगभग मुझे लगता है आप सबको ये समझ में आ गया होगा। इसको बोलने का मैं आपको बता रही हूं। अयुण, रीलिक, एओंग, अयौज, हैवरट, लण, यमंगलनम, झभई, घड़धश, जबगड़दस, खफ छटत चटतौ, कपय, शससर, हल। और इसको बड़ा ध्यान से सुनिए। अगर इसको एक सांस में बोलना आ जाए तो इसमें डमरू जैसा उतार चढ़ाव होता है। जैसे डमरू की धुन बजती है अयों रीलिक एओं अयों छवट लण यमगणनम जबई गणदस जब गणदस खप चटत चटतौ कपय ससर हल। तो इस तरह से जब एक ही सांस में इसको एक ही लय में बोलो तो वो डमरू वाली ध्वनि प्रतीत होती है। तो इस तरह से लगभग मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, इसको यहीं पे विराम देते हैं। इसकी प्रैक्टिस करते रहिए तो आगे आपको लाभ होगा। जैसे कि कभी आपको किसी को बताना भी हो संधियां या प्रत्याहार क्या है या अच क्या है तो बताने के लिए आपको माहेश्वर सूत्र आने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा प्रत्याहार बनाएंगे तो आपके दिमाग में वो बना रहेगा। तो अब हम आते हैं संधि। संधि मैंने बताया था अभी कि संधि जो होती है स्वरों व्यंजनों के मेल को संधि कहते हैं। इसके बाद संधियां तीन तरह की होती हैं। पहली
स्वर संधि या अच संधि। अभी आपको बताया था ना कि आ और चा में कितने सब स्वर आ गए, तो मतलब वो अच संधि हो गई। और फिर दूसरी है व्यंजन, व्यंजन या हल, व्यंजन संधि या हल संधि। तीसरी है विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। अब स्वर संधि में स्वरों का मेल होता है, समान स्वरों का असमान स्वरों का, वो स्वर संधि है। जहां पे स्वर आपस में मिले और मिल करके परिवर्तित हो जाए, कुछ नया स्वर बन जाए, वो सब स्वर संधि आती है। इसके अलावा व्यंजन संधि, जहां पर व्यंजन व्यंजन आपस में मिल करके परिवर्तन करते हैं, बदलते हैं और उनकी जगह पे कोई नया व्यंजन आ जाता है, तो वो व्यंजन संधि हो गई। इसी प्रकार विसर्ग संधि, यहाँ पर विसर्ग हो जाता है, व्यंजन जो आता है उसकी जगह पर विसर्ग हो जाता है, तो विसर्ग संधि होती है। तो 3 प्रकार की संधियां हैं, जिनमें से सबसे पहले हम स्वर संधि को पढ़ेंगे। स्वर संधि में सबसे पहले आपको चूंकि माहेश्वर सूत्र के अंतर्गत हमें बताना है, तो सबसे बता रहे हैं सबसे पहले इको यणचि, यण संधि, यण संधि। इसका सूत्र आपने पढ़ा होगा, इको यणचि, इको यणचि, इको यणचि। इसमें देख रहे हैं हम लोग, इसको अगर शब्द को तोड़े तो इसमें एक आता है इक, दूसरा आता है यण और तीसरा आता है अच। ठीक है, इक का मतलब अब आपको पीछे माहेश्वर सूत्र में देखना पड़ेगा कि इक का क्या है। तो इक का मतलब हुआ ई, आ, ई, उ, री, है ना, तो वहां से ई, उ, री और री। का को हम नहीं मानते हैं, ये खाली प्रत्याहार बनाने के लिए होता है। ठीक है, इसके बाद यण में कौन से आते हैं, तो यण में आपको देखना है हायावरट है, तो हायावरट का या, वा, रा और ला, ये सब हलंत है। कोई भी व्यंजन जब तक उसमें स्वर नहीं मिलता तब तक वो हलंत माना जाता है। तो या, व, रा, ला और ये अणा जो है वो प्रत्याहार बनाने के लिए है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब इसके बाद आता है अच। अच मीन्स, अभी बताया था, अच मीन्स सारे स्वर। आ के अंतर्गत तो अच में कौन कौन से आते हैं, आ, ई, उ, री, ए, ओ, ए, औ। ये इतने सारे स्वर हैं जो कि अच के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब इसकी परिभाषा अब हम लोगों को पहले जैसे हम लोग रटते थे ना बचपन में, उस तरह से नहीं रटना है कि अगर छोटे आ के बाद छोटी ई के बाद ये आए तो उसका वो हो जाएगा, बड़े आ के बाद हुआ है, नहीं, यहाँ पर छोटा या बड़ा नहीं, ह्रस्व या दीर्घ है। और जब तक आपसे कहा ना जाए कि ह्रस्व या दीर्घ, तब तक दोनों ही मानना है। अब जैसे यहाँ पर ई है तो इस ई को दोनों ही मानना है, ह्रस्व अथवा दीर्घ, दोनों ही ई का प्रयोग लिया जाएगा। उ है तो दोनों ही उ का होगा, री है तो दोनों, मतलब ये कहने का जब तक आपसे कहा ना जाए कि छोटा है या बड़ा है, तब तक आपको दोनों ले लें। जब आपको स्पेशल निर्देश बताया जाए कि नहीं छोटे के बाद आए तब, तो ऐसा होना चाहिए। तो परिभाषा ये बनेगी कि इक को यण हो जाएगा, इक को यण हो जाता है यदि बाद में कोई भी स्वर हो। ठीक है, बहुत सरल परिभाषा है। इक को यण हो जाता है यदि बाद में
कोई स्वर हो, बाद में कोई भी स्वर हो, इससे कोई मतलब नहीं कि समान है कि असमान है, में से कोई लेना देना नहीं। तो परिभाषा ये है। अब ये एक लाइन की परिभाषा आसानी से हो भी जाती है, और चूंकि माहेश्वर सूत्र पढ़े हुए हैं, प्रत्याहार बनाए हुए हैं, तो बड़ी आसानी से इक मतलब क्या है, यण मतलब क्या है, और हम लोग को परिभाषा रटने की भी जरूरत नहीं, खाली सूत्र पढ़ा इको यण अच्छी, तो इस तरह से उसका बन जाता है। अब कैसे होगा, अब उदाहरण के लिए लेते हैं, जैसे कि V प्लस आकरण, V प्लस आकरण। अब यहां पर इक है, V का जो ई है वो इक है, और आकरण का जो आ है वो अच में आ रहा है, यानी कि आ है। तो हमारी जो शर्त रखी गई थी कि इक के बाद अगर कोई भी स्वर आता है तो इक को यण हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें ई को या कर देना है। अब जब ई को या हो जाएगा तो निश्चित रूप में वा का स्वर चला गया, वाधा हो गया, तो बन जाएगा ई को हो गया या, ठीक, और ये वा हो गया आधा, ओके। अब इसके बाद आकरण इसमें जुड़ जाएगा, व्याकरण, है ना सरल, और कितना आसानी से हो गया। अब इसी तरह से हम ले सकते हैं, अभी आप लोग फॉर्म वगैरह भरते हैं तो अभ्यर्थी, है ना, तो देखो अभी प्लस अर्थी, ठीक है। अब अभी में जो ई है इक में आ रहा है, और ये आ जो है हमारा स्वर है, कोई भी स्वर होना चाहिए, तो ई को या हो जाएगा यदि कोई बाद में स्वर हो तो भा हो गया आधा, भा हो गया आधा, क्योंकि ई चला गया उसका, तो भा व्यंजन हो गया, और ई को बन गया या, और बाकी अभ्यर्थी आधा है, ये आधा है व्यंजन, तो व्यंजन में जब स्वर मिल जाएगा तो पूरा हो जाएगा, खत्म बात हो गई। तो ये सीधे सीधे अभ्यर्थी, व्याकरण अभ्यर्थी। इसी तरह से और हम एक और उदाहरण लेते हैं, अनु प्लस एषण, अनु प्लस एषण, ठीक है। एषण शब्द है और अनु शब्द है, दो में संधि करनी है, तो अनु का जो उ है वो हमारे स्वर में आ रहा है इक में, और एषण जो है ये स्वर है अच, तो अनु के उ को चेंज होगा तो क्या बनेगा, उ को चेंज होगा वा बन जाएगा, ई को चेंज होगा या बनेगा, री को रा और री को ला। तो अनु प्लस एषण को हो जाएगा बराबर ना आधा हो गया क्योंकि उसका स्वर चला गया, वा बना, वा में ए जुड़ जाएगा, अन्वेषण, अन्वेषण, ठीक है, समझ में आ रहा है। इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से हमने माहेश्वर सूत्रों से बने हुए प्रत्याहारों के माध्यम से हमने यण संधि कितनी आसानी से पढ़ी और कितने सरल तरीके से समझ में आ गया। तो इसी तरह से आपको और भी उदाहरण ढूंढने हैं हिंदी में, संस्कृत में, और उनको इन नियमों के अंतर्गत फिट करके बनाने हैं। कुछ अलग होंगे और कुछ अलग होंगे, जैसे कि अभी हम इसको दे रहे हैं, जैसे कि इति उक्त्वा, उक्त्वा, है ना, तो ई को या हो गया, इत्युक्त्वा, है ना। तो इस तरह से और भी उदाहरण आप ढूंढिए, अपना दिमाग थोड़ा सा खर्च करिए और अपने इंक को खर्च कीजिए, पेन को, और कॉपी पे खूब प्रैक्टिस कीजिए, जितने ज्यादा से ज्यादा ढूंढ सकते हैं करिए, और
जाहिर है कि जब जितना आप ढूंढेंगे उतना मेहनत करेंगे तो आपको ये बिल्कुल बाएं हाथ का खेल लगेगा, आप आंख मूंद करके करने लगेंगे। और ये आपके लिए एक तरह से देखा जाए तो गृहकार्य भी है, प्रैक्टिस कीजिए। और आपके संस्कृत शिक्षण, हिंदी शिक्षण सब में आता है इस तरह का कि किस तरह से संधियाँ होती हैं क्या। और जब आप ही लोगों को समझ में नहीं आएगा तो आप किसी को बता कैसे सकते हैं, किसी को सिखा कैसे सकते हैं। तो बस यहीं तक, बाकी आपसे मिलेंगे फिर अगले वीडियो में और चर्चा करेंगे अगली संधियों के बारे में। बस यहीं तक, नमस्ते।